सो एवरीवन, हमारा दूसरा टॉपिक्स है। देखिए सवाल कैसे बन सकता है इसमें कि धान में फसल सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तृत से वर्णन कीजिए। यानी कि राइस क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में सवाल बन सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही बार एग्जाम से पूछा गया है। जब मैंने आप लोग को PYQ दिया था तो उसमें आप लोग को 10 नंबर का इसमें सवाल पूछा गया था कि राइस क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में बताइए। सो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को लिखना है इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है आप लोग को, जैसे इसमें सामान्य नाम क्या होता है। तो सामान्य नाम राइस का धान होता है या फिर चावल होता है। ओके, धान को बोलते हैं पैडी और चावल को बोलते हैं राइस। बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो ओराइजा सटाइवा होता है। क्या होता है, ओराइजा सटाइवा होता है। फैमिली के बारे में बता दो तो फैमिली इसका ग्रेमनी होता है या फिर इसका नया नाम क्या है, पोइसी है। ओके, इसके बाद क्रोमोसोम्स नंबर, तो क्रोमोसोम्स इसमें ये हमारा डिप्लॉयड होता है। तो जब डिप्लॉयड होता है तो इसलिए इसका क्रोमोसोम्स नंबर 24 होता है। ओके, क्या है, 24 इसका क्रोमोसोम्स नंबर है। इसके बाद वैरायटी के बारे में बता दूं तो ओराइजा वंश के अंतर्गत 24 जातियाँ आती है। इनमें से 22 जातियाँ जंगली है, जिसका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। जबकि 2 जातियाँ ऐसी हैं जो जिनका कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, तो कौन कौन सी 2 जातियाँ हैं इसके बारे में आप लोग को बता दूं। तो सबसे पहले आपका आता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा सटाइवा है, ये हमारा मुख्य किसी किसी करने वाली प्रजाति है। यानी कि ये मेन कल्टीवेटेड स्पीसीज है। उसके बाद इसकी खेती जो होती है ये संपूर्ण विश्व में की जाती है, पूरे वर्ल्ड में इसकी खेती की जाती है। इसकी 3 उप प्रजातियाँ हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहले इंडिका, दूसरा जापोनिका, तीसरा जावानिका। इंडिका जो है गर्म क्षेत्रों में, जापोनिका ठंडे क्षेत्रों में और जावानिका ये मध्यवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडोनेशिया। ओके, इसके बाद अगला देख लेते हैं। दूसरा हमारा आता है ओराइजा ग्लेबेरिमा। क्या है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। तो ये हमारा गर्म क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। यह पश्चिम अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है। इसकी धीरे धीरे इसका स्थान जो है ओराइजा सटाइवा से ओराइजा सटाइवा जाति लेती जा रही है। मतलब इसका जो स्थान है, यानी कि इसकी जो खेती है वो बहुत ही नाम मात्र स्थानों पर की जा रही है। तो इसलिए इसका स्थान अब ओराइजा सटाइवा वाली जो वैरायटी है वो लेती जा रही है। क्योंकि पश्चिम अफ्रीका में ओराइजा ग्लेबेरिमा के अलावा हमारा ओराइजा सटाइवा भी बोया जाता है, यानी उसकी भी खेती की जाती है। तो इसलिए ये हमारा बहुत ही नाम मात्र है। ठीक है, ओके, और ये बहुत ही कम क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। ओरिजिन प्लेस के बारे में बता दूं तो इसका ओराइजा सटाइवा का जो उत्पत्ति स्थान है उसको बोला जाता है एशिया। ठीक है, एशिया या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है पुष्पीय बायोलॉजी। तो फ्लावर बायोलॉजी के बारे में बता दूं तो धान के पुष्पक्रम को हम स्पाइक या पेनिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइक या पेनिकल बोलते हैं। धान में पेनिकल्स के निकलने के कुछ समय पश्चात ही पुष्पन शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही पेनिकल निकलेगा उसके पश्चात ही उसमें फूल आने आरंभ हो जाते हैं। अगला है पुष्पन। पेनिकल के शीर्ष भाग से शुरू होकर धीरे धीरे यह नीचे की ओर बढ़ता है। यानी कि ये जो पेनिकल है, पेनिकल जैसे ही निकलेगा उसके बाद पुष्पन स्टार्ट होगा। तो यह कैसे होता है कि यह शीर्ष भाग से, ठीक है, शीर्ष भाग का मतलब क्या, ऊपर भाग से या नीचे भाग तक धीरे धीरे ये इसका फूल निकलता है। यानी सबसे पहले ऊपर निकलेगा फिर नीचे निकलेगा, तो ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। पुष्पन का जो इसका समय होता है 8 से 10 बजे होता है। कितना, 8 से 10 बजे। बिकॉज ये काफ़ी सारे प्लांट्स में सभी प्रकार की जो पौधे हैं, सभी प्रकार की जो प्रजातियां है या फिर सभी प्रकार की जो फसलें हैं, उन सभी का जो पुष्पन का समय होता है वो 8 से 10 बजे तक ही होता है। अगला है इसमें संपूर्ण पेनिकल पुष्पन में 6 से 7 दिनों में 7 दिनों का समय लगता है। 6 से 7 दिनों का, यानी कि कंप्लीट जो पेनिकल निकलता है वो 6 से 7 दिन में। अगला है प्रत्येक स्पाइक में स्पाइकी काओ की जो संख्या होती है 880 से 300 तक होती है। ओके, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए इसका फिगर। तो इसमें ध्यान दीजिए कि
ये हमारा स्पाइक है। ओके, इसके बाद हमारा रेचिला है। रेचिला हमारी टहनियाँ ही होती है। इसके बाद इसमें सेकेंडरी शाखा भी इसमें दे दिया गया है और इसमें प्राइमरी शाखा के बारे में भी दे दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग फिगर भी उसमें आप लोग बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक स्पाइका में कुछ एक पुष्प होता है। प्रत्येक स्पाइका में एक पुष्प होता है। प्रत्येक पुष्प में द्विलिंगी व एक व्यासी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक होते हैं ये। इसके जो पुष्प होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। अभी इसके बारे में देख लेते हैं, पुष्प कैसा होता है देख लीजिए। फिगर देख लीजिए कि ये हमारा पुष्प हो गया पूरा। ठीक है, अब पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देख लीजिए। तो ये जो बगल वाला सबसे पहले पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेलिया। ओके, और इसके बाजू में छोटे छोटे ऐसे रोवेदार फफूलेदार थोड़े फूल जैसे आकृति होती है, उसको पुंकेसर बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारा एक होता है लेम्मा। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाली जो होती है थोड़ा, उसको बोलते हैं गुलूम, और बगल वाला भी इसको गुलूम कहते हैं। ओके, और ये फूल का हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें देख लीजिए फूल कैसे है। तो पहले लेम्मा, पेलिया, पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर है। इसके बाद लोडिक्यूल। ठीक है, इसके बाद इसमें अंडप भी होता है, क्योंकि पुष्प मादा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रत्येक पुष्प में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे ऊपरी ग्लूम, पेलिया, पुंकेसर, अंडप और लोडिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे इतने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। ऊपरी ग्लूम, पेलिया, ठीक है, पुंकेसर, अंडप और लोडिक्यूल्स, ये हमारे इतने पार्ट होते हैं। और इसके अलावा भी 2 पार्ट होते हैं, 7 पार्ट होते हैं, एक लेमा और इसके बाद निचला ग्लूम। इतने पार्ट हमारे होते हैं। पॉलिनेशन के बारे में बात करूं तो इसमें जो पॉलिनेशन जो होता है, ठीक है, ये हमारा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें ध्यान दीजिए कि इच स्पाइकलेट्स रिमाइन ओपन फॉर 30 मिनट्स एंड देन क्लोज। इसमें जो स्पाइक होते हैं, स्पाइकिका होते हैं, ये 30 मिनट तक खुलती है और फिर बंद हो जाती है। स्पाइकिकाओं के खुलने के तुरंत बाद परागकोश का स्फुटन होता है, यानी वह बोले तो ओपन होता है, खुलता है। इसके बाद वर्तिकाग्र की ग्रहणशीलता 1 दिन के लिए बनी रहती है। इसके बाद धान में वायु परागण होता है, इसलिए इसमें मुक्त दोली परागकोश पाए जाते हैं। धान एक स्वपरागित फसल है। कौन सी फसल है? एक स्वपरागित फसल है। इसमें 2% से भी कम परागकण होता है। इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पोलिनेटेड होता है। फल की बात करूं तो इसका जो फल होता है, इसको फल को बोलते हैं कैरियोप्सिस, जिसमें बीज चोद व फल भित्ति पस में संलयित हो। अगला है प्रजनन के उद्देश्य। तो ब्रीडिंग के कुछ ऑब्जेक्ट भी है, जैसे हाई यील्डिंग। तो धान में उपज निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है पेनिकल की लंबाई, लेंथ ऑफ पेनिकल। अगला है प्रति पेनिकल दानों की संख्या, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर पेनिकल। ओके, इसके बाद टेस्ट वेट। ओके, इसके बाद हमारा टेस्ट वेट हो गया। इसके बाद प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेनिकल की संख्या। ओके, तो हाई यील्डिंग हमारा हो गया। दूसरा हमारा है दानों की गुणवत्ता। तो सुगंधित बासमती धान का निर्यात अधिक आर्थिक महत्व का होता है। गुणवत्ता में 3 अभिलक्षण आते हैं। ध्यान दीजिए कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स के माध्यम से हम धान जो चावल होती है इसकी गुणवत्ता में भी हम सुधार लाते हैं। तो इसके गुणवत्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कुकिंग क्वालिटी, दूसरा मिल्किंग क्वालिटी, तीसरा है प्रोसेसिंग क्वालिटी। चौथा है रोग रोगिता, डिसीज रेसिस्टेंस। तो धान की फसल में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे उनको आर्थिक नुकसान होता है। तो इसीलिए हम उनमें डिसीज रेसिस्टेंस पैदा करते हैं। ओके, तो धान में कुछ बीमारियां लगती है, जैसे ब्लास्ट, लीफ ब्लाइट, स्टेम रोट। ठीक है, इसके बाद ब्राउन स्पॉट, वाइरस डिसीज, जिसे हमारा राइस
टुंग्रो वायरस, ग्रेसिस्टेंट वायरस, तो ये सब बीमारियों के नाम हैं। तो इन सब के लिए बोले तो रेसिस्टेंस पैदा किया जाता है उसमें। अगला है इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो कीटों के द्वारा भी धान में काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, तो इसलिए उनमें इंसेक्ट रेसिस्टेंस का गुण पैदा किया जाता है। अगला है हाइब्रिड राइस। तो हम इनमें हाइब्रिड राइस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला है उन्नत पादप प्रकार। तो इनमें हम ध्यान दीजिए कि IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट हमारा है, जो कि फिलीपींस मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? ये जापान में है। इसके माध्यम से हम इसमें प्लांट आइडियोटाइप्स पैदा करते हैं, जिससे पादप की यानी प्लांट्स की अधिक उपज देने वाली प्रजाति प्राप्त हो सके। प्रजनन की विधियाँ, तो ब्रीडिंग के कुछ मेथड है, जैसे पहला हमारा आता है पुनर्स्थापन यानी इंट्रोडक्शन। तो इसमें IR8 एक प्रजाति है जो कि फिलीपींस से भारत में आई थी, ठीक है। दूसरा हमारा है CH बोल तो चाइना 139, ये चीन से कश्मीर में आई थी। इसके बाद नोरिन 18, ध्यान दीजिए नोरिन 18 ये जापान से हिमाचल प्रदेश में आई थी। इसके बाद मासूरी आया था, ये मलेशिया से आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया हूँ। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जल्द ही नई वीडियो में भी मिलेंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू सो मच।